हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर। हम निम्मी द्वारा डिज़ाइन क्वेश्चन बैंक जो भारत स्किल पोर्टल पर अवेलेबल हैं उनको सॉल्व कर देख रहे हैं कि सवाल का अर्थ क्या है और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को कैसे चुनें। तो इस क्रम में आज हम अपने टेस्ट 9 पर पहुंच गए हैं। 200 क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो तक कवर कर चुके हैं। आज 200 क्वेश्चन से आगे। क्वेश्चन 201, विच बेयरिंग लोडिंग इज एट राइट एंगल्स टू द बेयरिंग एक्सिस। कौन सा बेयरिंग लोडिंग अक्ष के जो धुरी होती है उसके समकोण में होता है। अब हमारे बेयरिंग जो हैं वो दो प्रकार के लोड को सहन करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर ये आपकी मान लीजिए शाफ्ट है, इस शाफ्ट की ये आपकी धुरी है, इस धुरी के अगर रेडियस की डायरेक्शन में लोड लग रहा होगा, ऊपर भी लग सकता है, हो सकता है पुली आपका पट्टा ऊपर खींच रहा हो, पुली को ऊपर कोई मोटर लगा रखी हो आपने, तो शाफ्ट पर लोड ऊपर की तरफ आएगा। तो रेडियल डायरेक्शन में यानी कि रेडियस की डायरेक्शन में कोई भी लोड लग रहा होगा उसको हम रेडियल लोड कहेंगे। और अगर धुरी की डायरेक्शन में कोई लोड लग रहा है तो उसको हम अक्षीय लोड हिंदी में और एक्सियल लोड इंग्लिश में कहते हैं। ये समझ में आ गई बात? ओके। अब इसके आगे बेयरिंग जो हैं, जितने भी रोलर बेयरिंग हैं, बॉल बेयरिंग हैं, नीडल बेयरिंग हैं, पिन बेयरिंग हैं, ये सारे ज़्यादातर रेडियल लोड मतलब इन पे धुरी के समकोण में लोड लगेगा उसको संभालने के लिए होते हैं। थ्रस्ट बेयरिंग जो आपका होता है वो आपके एक्सियल लोड को संभालने के लिए होता है। और कुछ बेयरिंग ऐसे होते हैं जैसे एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग, ये किसी दोनों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा लोड संभालने के लिए होते हैं। और जो हम डीप ग्रूव देते हैं आपके इनर और आउटर रेस में बॉल्स और रोलर के लिए, उनका पर्पज़ भी यही होता है कि वैसे तो वो रेडियल लोड के लिए बने हुए हैं बेयरिंग, उनको संभालने के लिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत एक्सियल लोड आ रहा है तो उसको संभाल पाएँ। बेयरिंग के इन सब चीज़ों को समझने के बाद अब इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। विच बेयरिंग लोडिंग इज एट राइट एंगल टू द बेयरिंग एक्सिस। ये आपकी शाफ्ट है, ये आपका एक्सिस है, और इसके राइट एंगल मतलब समकोण पर अगर कोई लोड लग रहा है उसको संभालने के लिए निम्न में से कौन सा बेयरिंग है। पहला ऑप्शन है थ्रस्ट बेयरिंग। थ्रस्ट बेयरिंग तो हमेशा एक्सियल लोड को संभालने के लिए होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है जर्नल बेयरिंग, की एक होल है और उसके अंदर शाफ्ट घूम रही है, ये है हमारा जर्नल बेयरिंग। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि जब शाफ्ट किसी होल में घूमेगी तो शाफ्ट का वजन और शाफ्ट के ऊपर जो भी मेंबर लग रहे हैं, गियर लग रहा है या पुली लग रही है जिसको घुमाना है, कोई प्राइम मूवर है यानी कि मोटर है जो उसको घुमा रही है, तो वो शाफ्ट पर रेडियस की तरफ जोर मारेगी, वजन भी रेडियस की तरफ, और आपका जो मेंबर लग रहा है उस पर जो धक्का आ रहा है, लोड आ रहा है, वो भी शाफ्ट को रेडियस की तरफ एक लोड लगाएगा। तो उसको हम जर्नल बेयरिंग कहेंगे। बी ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सॉलिड बेयरिंग, सॉलिड बुश बेयरिंग की बात हो रही है, ये भी जर्नल बेयरिंग की एक टाइप है, प्रकार है, तो ये आंसर भी गलत नहीं है। फोर्थ आंसर है स्प्लिट बेयरिंग। ये भी बुश बेयरिंग है जिसको दो हिस्सों में बना के हम लगाते हैं और हाउसिंग भी उसका दो हिस्सों में ही होता है। तो स्प्लिट बेयरिंग भी जर्नल बेयरिंग की ही एक टाइप है, प्रकार है। सो इसका डी आंसर भी गलत नहीं है, पर नीचे के दोनों आंसर क्योंकि स्पेसिफिक हैं और जर्नल बेयरिंग एक कॉमन टर्म है, तो हम आंसर बी पर लगाएंगे। इसका सही आंसर बी है। वो कौन सा बेयरिंग है जिसके अक्ष के समकोण पर लोड लगेगा? ऑप्शन बी सही है। विच टाइप ऑफ बेयरिंग हैज़ प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट, मतलब अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत घिसाव हो जाए, और ये बुश की बात हो रही है, रोलर और बॉल बेयरिंग में घिसाव होगा तो आपका बेयरिंग खराब हो जाएगा, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका बुश बेयरिंग है और उसमें शाफ्ट चलेगी, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से घिसाव हो जाएगा, बुश कट जाएगा, तो अगर ऐसा होता है बुश बार बार ना बदलना पड़े, क्योंकि इतनी भारी शाफ्ट को डिसमेंटल करना, उसमें बुश घिसा हुआ निकालना, नए बुश को लगाना, इतनी देर तक फैक्ट्री बंद हो जाती है। तो ऐसी जगह जहाँ पर बार बार बुश को निकालना और मेंटेनेंस करना आसान नहीं होता और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, मजबूरी है, ऐसी जगह पर हम एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग लगाते हैं। इसमें एक एडजस्टमेंट होता है कि अगर जैसे जैसे ये बुश घिसता रहता है हम इसको नट को टाइट करते रहते हैं। इसमें टेपर बनी हुई होती है, तो टेपर जो है उसको बुश को और शाफ्ट के ऊपर चिपका के जितना वो घुस गया उतना ही वो गैप कम कर देता है आगे बढ़कर। तो इसका सही आंसर ए है, एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता घिसाव का। एक बार आपकी गोलियां घिस गई या आपकी आउटर रेस या इनर रेस घिस गई हैं, ढीली हो गई हैं, तो आपको उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, उसमें और कोई तरीका नहीं होता हमारे पास। ऐसे ही टेपर्ड रोलर बेयरिंग है, इनको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कहते हैं, जिसमें रोलिंग एलिमेंट होता है, चाहे वो बॉल हो चाहे वो रोलर हो। अगर ये लुढ़क के चल रहे हैं, रोल होके चल रहे हैं, तो इसको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कहते हैं। इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। सी ऑप्शन भी गलत है। सेल्फ अलाइंड बुश बेयरिंग, ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें कोई वियर का घिसाव रोधी एडजस्टमेंट इसमें नहीं हो सकता। सो आंसर ए सही है।
क्वेश्चन 203, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ की? कुंजी का प्रकार क्या है? ये जो कुंजी हमें दिखाई गई है, हम सब जानते हैं, इसकी शेप देख के हम समझ गए ये वुडरॉफ की है। वुडरॉफ की, ऑप्शन सी लिखा हुआ है। वुडरॉफ की वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर हमें बीच में, मतलब शाफ्ट के किनारे पे नहीं, बीच में हमें अगर चाबी लगानी हो, और ख़ास तौर से जहाँ पर टेपर्ड शाफ्ट में हमें चाबी लगानी हो। ये संक की कैटेगरी में आती है। संक की मतलब ये शाफ्ट में भी डूबेगी और हब में भी डूबेगी। इसको हम वुडरॉफ की कहते हैं, और इसको पहचान ये है कि ये अर्धचंद्र आकार की होती है, और कोई की आपकी अर्धचंद्र आकार की नहीं होती, सिर्फ वुडरॉफ की होती है। फैदर की ये नहीं है। फैदर की तो रेक्टेंगुलर शेप की, मतलब क्यूबॉइडल शेप की होती है, घनाभ शेप की होती है। जिब हेड की भी ये नहीं है, इसमें कोई हेड लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और लास्ट ऑप्शन है फ्लैट सैडल की। फ्लैट सैडल की तो संक की कैटेगरी में होती नहीं। हमें चित्र में दिखा रखा है कि शाफ्ट में भी एक ग्रूव बना हुआ है जिसके अंदर ये चाबी डूबी हुई है। यहाँ पर आपको ये चाबी डूबी हुई दिखाई दे रही है, क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है ब्रेक करके। सो इसका सही आंसर सी है, बाकी सारे आंसर गलत हैं। क्वेश्चन 204, विच पार्ट ऑफ बॉल बेयरिंग डू नॉट रोटेट अलॉन्ग द बेयरिंग असेंबली? बॉल बेयरिंग में कौन सा हिस्सा जो है वो रोटेट नहीं करता और असेंबली के साथ? ये तब की बात हो रही है अगर कोई शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर आपने मान लीजिए बॉल बेयरिंग लगा रखा है, तो जब शाफ्ट घूमेगी तो उसके साथ जो बॉल बेयरिंग का इनर कोन होगा, इनर रेस कहते हैं उसको, इनर रेस जो होगा वो भी घूमेगा। जब इनर रेस घूमेगा तो अपने साथ साथ वो बॉल्स को लुढ़काएगा। बॉल्स को लुढ़काएगा तो उसमें जो बॉल केज हैं वो भी रोटेट करेंगे। लुढ़केंगे नहीं, लुढ़केंगी तो सिर्फ गोलियां, बाकी इनर रेस और आपके बॉल केज रोटेट करेंगे, राइट। जो बाहर का उसका एक रिंग है जिसको हम आउटर रेस कहते हैं, वो बेयरिंग हाउसिंग में फिक्स रहता है, वो नहीं घूमता। अंदर की सिर्फ कोन घूमती है, बाहर वाला जो आउटर रेस है वो अपनी जगह फिक्स रहता है। इसका ऑप्शन सी सही है, लेकिन यहाँ पर आपको एक जानकारी और ज़रूरी है। ये बात होती है शाफ्ट की। अगर स्पिंडल उसको कहते हैं जो खुद घूमता नहीं है लेकिन सिर्फ लोड उसके ऊपर आता है। जैसे आपने सबने देखी होगी अपने गांव में झोटा बुग्गी का जो एक्सेल होता है ना, वो एक्सेल नहीं घूमता, वो बुग्गी के साथ फिक्स रहता है। तब इनर कोन भी फिक्स रहेगी और जो बाहर का आउटर रेस है वो आपके पहिए के साथ घूमेंगे और बीच में गोलियां घूमेंगी। स्पिंडल के केस में ये उल्टा हो सकता है। इसका सबसे सही विकल्प सी है इन चारों ऑप्शन में। हालांकि इनर रेस हो सकता है अगर यहाँ पर स्पिंडल लिखा होता या एक्सेल लिखा होता। 205, वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड बिटवीन बेयरिंग एंड जर्नल इन द एल्युमिनियम एलॉय बेयरिंग? ये एक जर्नल बेयरिंग की बात हो रही है, उसमें एल्युमिनियम का एलॉय लगाया हुआ है और उसके और शाफ्ट के बीच में हम ज़रूरत से ज़्यादा क्लियरेंस देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब क्या? ऐसा मत समझना 20 mm 25 mm। अगर क्लियरेंस 0.5 mm का देना था हमें, तो हम उसमें 0.8 का या 1 mm तक का डायमीटर पे, मतलब आधा mm चारों तरफ डायमीटर पे हम क्लियरेंस देते हैं। वो क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हिंदी में ऊष्मा प्रसार का गुणांक कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फ्रिक्शन होकर शाफ्ट घूमेगी, अंदर घर्षण होगा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस गर्मी से आपका बुश फैलेगा। वो फैल के शाफ्ट को सीज ना कर दे, मतलब शाफ्ट को इतना जकड़ ना दे कि शाफ्ट पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाए या शाफ्ट सीज हो जाए, चिपक जाए, फ्रिक्शन वेल्डिंग हो जाए उसके साथ। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा गैप देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन को हमें जगह देनी है कि अगर वो एक्सपेंड हो तो आपकी शाफ्ट सेफ रहे। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू अलाउ लुब्रिकेंट टू फ्लो फ्रीली, उसके अंदर से लुब्रिकेंट जो आपका स्नेहक जिसको हिंदी में कहते हैं, वो फ्रीली भागा फिरे, उसके लिए जगह मिल जाए, उसकी आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए लुब्रिकेंट के लिए ग्रीस कप या ऑयल कप अलग से देते हैं और वो पूरी शाफ्ट में फैल जाता है, चाहे कितना भी कम गैप हो। तो ये ऑप्शन गलत है। टू ओवरकम लीनर, ये लीनर नहीं है, लीनियर होगा, इसकी स्पेलिंग गलत होगी। लीनियर की स्पेलिंग होती है LINEAR। लीनियर एक्सपेंशन मतलब रेखीय प्रसार को ओवरकम करने के लिए रेखीय प्रसार लेंथ में होगा बुश के, और जिस गैप की हम बात कर रहे हैं वो डायमीटर पे है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। टू ओवरकम कोफिशिएंट एक्सपेंशन, अगर इसमें थर्मल लिखा होता तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता। कोफिशिएंट एक्सपेंशन कुछ नहीं होता, ये गलत है आंसर। ऑप्शन डी, टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन, ये आंसर सबसे सही है। ऊष्मा की वजह से जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको संभालने के लिए हमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा देना पड़ता है अगर आप एल्युमिनियम एलॉय का कोई बुश प्रयोग कर रहे हैं जर्नल बेयरिंग में। ऑप्शन डी सही है। 206, हाउ बंचिंग अप ऑफ रोलिंग एलिमेंट्स अवॉइडेड इन द बेयरिंग? रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग में कौन से होते हैं? बॉल होती हैं या रोलर्स होते हैं जो घूम घूम के चलते हैं, लुढ़क के चलते हैं ना। घूम के तो सारी चीज़ें चल सकती हैं,
जैसे आपका इनर रेस घूम के चलेगा, बॉल केज घूम के चलेगा, लेकिन सिर्फ रोलिंग एलिमेंट वो होते हैं जो लुढ़क के चलते हैं, ये घूम के नहीं चल सकते, मतलब घिसड़ के नहीं चल सकते, ये इनको घूमना ही पड़ेगा। सो हमसे ये पूछा जा रहा है, ये जो रोलिंग एलिमेंट हैं, चाहे बॉल हो या रोलर हो आपके, ये इकट्ठे क्यों नहीं होते घूमते हुए, एक साथ इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? इसलिए नहीं हो जाते क्योंकि हमने उनको अलग अलग पिंजरों में बंद कर रखा है, जिसको इंग्लिश में केज कहते हैं, और शायद हिंदी में इसको जाली कहते हैं। आपने किसी टूटे हुए बैरिंग में देखा होगा, अंदर कॉपर की होती है, आमतौर पे कॉपर की एक जाली होती है जिसके अंदर अलग अलग ये आपने बॉल्स को फिट किया हुआ होता है, और वो बॉल्स उसके अंदर घूम तो सकती है लेकिन निकल नहीं सकती वहाँ से, उसको कहते हैं केज। तो ये इकट्ठी इसलिए नहीं होती क्योंकि वो केज में होती है, और वो केज उनको अपनी जगह से दूसरी गोली की तरफ जाने नहीं देता, वो अपनी अपनी जगह पे लुढ़क लुढ़क के चलेंगी। बाई केज ऑप्शन ए सही है। ग्रूव ये काम नहीं करता, खाली ग्रूव दे के आप केज ना लगाएं तो सारी गोलियां इकट्ठी हो जाएंगी। आउटर रेस और इनर रेस भी ये काम नहीं करती, ये काम करता है जो आउटर रेस और इनर रेस के बीच में कॉपर की एक जाली, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको बॉल केज कहेंगे, वो इन बॉल्स को इकट्ठा होने से, घूमते हुए एक साथ इकट्ठे होने से, बंचअप होने से रोकती है। क्वेश्चन 207, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोवाइडेड ऑन एल्बो एंड बेंड्स इन पाइप वर्क? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसका आंसर 90 और 45 डिग्री है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन 208, हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉप्ड फ्रॉम द वाल्व अराउंड द स्टफिंग बॉक्स? ठीक है, स्टफिंग बॉक्स को समझना है पहले। कोई वाल्व होती है, उसमें एक वाल्व की सीट होती है, वाल्व की सीट वो होती है कि जो इनलेट से आउटलेट की तरफ अगर बंद हो जाए तो पानी को या किसी लिक्विड को बहने नहीं देती, ठीक है। तो उस वाल्व सीट को खोलने और बंद करने के लिए एक स्पिंडल चाहिए। अब जब ये स्पिंडल, उसको तो बाहर से ऑपरेट करेगा ना, कोई लीवर से, हैंडल से बाहर से उसको बंद करा और खोला जाएगा। जब ये स्पिंडल वॉल्व की बॉडी के अंदर जा रहा होगा, उस समय इतना गैप तो बॉडी और स्पिंडल में हमें देना पड़ेगा कि स्पिंडल को घूमने की तो जगह मिलनी चाहिए ना, और इतनी जगह में से तो हमारा लिक्विड बाहर निकल जाता है। तब हम क्या करते हैं, इस जगह स्टफिंग बॉक्स लगाते हैं। स्टफिंग बॉक्स मतलब जिसमें भरा जा, स्टफिंग कहते हैं भरने को। तो हम क्या भरते हैं, आप सबको पता है, याद करो, खेतों में पानी दिया है, पंखा होता है ना, पंखा, उस पंखे में एक साइड में हम एक डोरी भरते हैं, वो जहाँ वो डोरी भरी जा रही है उसी को इंग्लिश में स्टफिंग बॉक्स कहते हैं। उसमें भरा जाएगा कुछ, ताकि पानी वहाँ से ना निकल जाए, और जब निकलने लगता है तो हम फिर वो डोरी बदल देते हैं, उसमें ग्रीस व्रीस लगा के, उसको हेम्प पैकिंग भी कहते हैं। और बाहर से एक ग्लैंड पुशर होता है, उसको नट बोल्ट से टाइट करते हैं, वो अंदर डोरी जाके शाफ्ट का गैप जो है इतना भर देती है कि शाफ्ट उस बिल्कुल रगड़ के चलती है। अच्छा, उसमें फ्रिक्शन तो होता नहीं, तो ऐसा शाफ्ट पे लोड तो आता नहीं, लेकिन वो लीकेज रोक देती है, उसको कहते हैं स्टफिंग बॉक्स। हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्टफिंग बॉक्स में से अगर पानी निकल रहा है तो उसकी लीकेज को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अरे भाई, उसकी पैकिंग भर दो ना, उसके अंदर जो डोरी होती है उसको ग्लैंड डोरी भी कहते हैं, और इसको ग्लैंड बॉक्स भी कहते हैं, स्टफिंग बॉक्स को ग्लैंड बॉक्स भी कहते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, रिप्लेस द स्पिंडल। स्पिंडल की क्या गलती है बेचारे की, वो तो ठीक काम कर रहा है, उसने तो वाल्व को तो बंद कर दिया, लेकिन जो पानी वाल्व के अंदर है वो स्टफिंग बॉक्स से बाहर निकलने लगा। तो इसका आंसर ए तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है, टाइटनिंग द बोनेट। बोनेट वो जगह होती है जहाँ से स्पिंडल बॉडी के अंदर जा रहा है, बॉडी का वो हिस्सा जो नट और बोल्ट से एक असेंबली होती है। इस फिगर में आपको ये एक टंकी है, और टंकी भी एक वाल्व होती है। टंकी का ये वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पर स्टफिंग बॉक्स एक्चुअली लगता है, उसको हम बोनेट कहते हैं। तो बी ऑप्शन भी, उसको टाइट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो बॉडी के साथ आपके स्टफिंग बॉक्स को जोड़ रहा है, इसके बीच में भी गैप होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो नट, ये चूड़ियाँ होती हैं, यहाँ से पानी लीक क्यों नहीं करता? यहाँ से इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें भी हमने हेम्प पैकिंग लगाई हुई है। हेम्प पैकिंग टेप के शक्ल की हो सकती है, धागे की शक्ल की हो सकती है, रस्सी की शक्ल की हो सकती है। जहाँ से भी हमें लीकेज को रोकना होता है वहाँ पर हम धागा लपेटते हैं, या कोई टेप लगाते हैं, या कोई रस्सी स्टफिंग बॉक्स में डालते हैं, तब हमसे लीकेज रुकती है। तो बोनेट को टाइट करके भी कुछ नहीं होने वाला, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी है, टाइटनिंग द हैंड व्हील। वो ऊपर का जो हैंडल है उसको टाइट करके क्या फ़ायदा है, उसके तो नीचे से लीकेज हो रही है, स्पिंडल जहाँ से बाहर निकल रहा है वाल से, वहाँ से लीकेज हो रही है। आखिरी ऑप्शन है, पैकिंग विद एस्बेस्टस हेम्प। एक हेम्प मतलब जो लीकेज रोकने वाली डोरी है उसको हम हेम्प कहेंगे, और एस्बेस्टस उसमें लगा होता है, उसके ऊपर ग्रीस वगैरह भी हम लगा के, ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपक के रहें, और फिर हम ग्लैंड पुशर से उसको टाइट करके और आपके लीकेज को सील कर देते हैं। इसका सही ऑप्शन डी है। आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। याद करना, खेत में पानी देते हुए उस पंप को जो ट्रैक्टर के साथ आप पुली लगा के घुमाते हो, उसका अगर पानी वहीं के वहीं निकल रहा है तो इसका मतलब आपकी डोरी ख़राब हो गई है, उसको डोरी को बदलना है आपको। 209, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इसेंट्रिक रिड्यूसर
आर यूज्ड इन पाइपलाइंस। पाइपलाइंस में इसेंट्रिक रिड्यूसर को कहाँ प्रयोग करते हैं, ये सवाल है। पहले हमें इसेंट्रिक रिड्यूसर समझना पड़ेगा। रिड्यूसर क्या होता है? ये एक पाइप फिटिंग है जब दो अलग अलग व्यास के पाइपों को हमें सीधी रेखा में जोड़ना हो। मतलब पीछे से मेन पाइपलाइन बड़ी आ रही है और आगे हमें सप्लाई पाइपलाइन छोटी देनी है, आगे पहुंचाना है, मतलब ब्रांच नहीं देनी है, आगे देना है। तो हमें बड़े व्यास और छोटे व्यास वाले पाइप को आपस में जोड़ने के लिए रिड्यूसर चाहिए होता है। रिड्यूसर का मतलब है कम करना। एक सिरे पे उसका व्यास बड़ा होगा और दूसरे सिरे पे उसका व्यास छोटा होगा और दोनों सिरों पे चूड़ियाँ कटी होंगी जिसमें पाइप की चूड़ियाँ आगे फिट हो जाती हैं, राइट? ओके, सो ये तो हुआ रिड्यूसर। अब ये रिड्यूसर दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब उसका व्यास चारों तरफ से हमने कम करा है, मतलब हर तरफ से कम करके और बीच में आगे जाके दूसरे सिरे पे बीच में छोटा व्यास बना दिया है। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक सर्किल सुने हैं जिनका केंद्र एक ही हो, तो इनके भी एक्सिस सेम होती है, केंद्र दोनों का बिल्कुल एक ही एक्सिस पे आएगा, इसलिए इनको नाम कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर पड़ा। दूसरा होता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब वो केंद्र उनका एक लाइन में नहीं है, दोनों सिरों का केंद्र एक एक्सिस पे नहीं आ रहा है। मतलब इसमें जो डायमीटर हमने कम करा है वो एक तरफ तो बिल्कुल सीधा रखा है और सारा का सारा डायमीटर एक ही दिशा में कम कर दिया, मतलब बाकी 3 दिशा में डायमीटर कम हुआ है और एक दिशा में डायमीटर कम नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं इसेंट्रिक रिड्यूसर, जो हमारे सवाल में पूछा गया है। अब इसेंट्रिक रिड्यूसर को पाइपलाइन में किस पोजीशन पे यूज़ करते हैं? इसका सही आंसर है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। पर ये बता देना तो बहुत आसान है, ये तो क्वेश्चन बैंक में से देख के कोई भी बता देगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, अब आप समझ जाओगे। ये आपकी धरती है, मान लीजिए धरती के ऊपर आपको पाइपलाइन बिछानी है। अरे धरती पे बिछानी है, धरती में कोई नीचे नाली लगा के उसमें दबानी है। बहरहाल नीचे कोई ना कोई तो आधार होगा जिसके ऊपर पाइपलाइन आप रखोगे। तो ये पाइपलाइन बड़ी वाली चलती आ रही थी हमारे पास। अब अगर हमने इसमें कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर लगा दिया होता तो आगे जो पाइपलाइन है वो हवा में मतलब हवा में हो जाती, क्योंकि वो तो ऊपर चली गई ना धरती से। अब हवा में पाइपलाइन है तो उसका वज़न और उसके अंदर जो लिक्विड आ रहा है, जो तरल है, उसका भी वज़न, तो ये इसमें नीचे की तरफ धक्का मारेगा। तो बिना बात का एक लोड हमारी पाइपलाइन पे आ रहा है। और पाइपलाइन लंबी लंबी होती हैं, इतना लोड लेने के लिए वो नहीं बनी होती। मतलब हम ये नहीं चाहते कि बाहर से कोई रेडियल डायरेक्शन पे उन पर लोड पड़ रहा हो। तब हम करते हैं इस्तेमाल इसेंट्रिक रिड्यूसर और वो पाइपलाइन फिर आपकी कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी। तो नीचे वाली जो सतह है आपकी लाइन वो हमेशा धरती पे ही चाहे बड़ा पाइप हो या छोटा पाइप हो, दोनों धरती पे ही बैठे हैं, तो लोड जो है धरती पे सहन होता रहता है उनका, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे करते हैं। 210 व्हाट इज़ द रेमेडियल मेजर टू स्टॉप द ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड टैप इवन आफ्टर फर्मली क्लोज्ड? भाई हिंदी में क्या लिखा है वो गूगल से वो गलती हो रही है, आप हिंदी में मत पढ़ना, जो मैं इसका हिंदी में मतलब समझा रहा हूँ। आपके सवालों में हिंदी सही लिखी आएगी, ये गलती मेरी है, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो मेरे बच्चों, ठीक है? तो इसका सवाल का उत्तर मतलब सवाल का अर्थ ये है कि जो घरों में हमारी टंकियाँ लगी रहती हैं, और ये समस्या हमने अपने घरों में अधिकतर देखी है, सबने देखी है। उसको पूरा बंद करने के बाद भी, टंकी को पूरा बंद करने के बाद भी टपक 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 एक एक बूंद टपकती रहती है, वो पूरी तरह बंद ही नहीं होती है। कि उस समस्या का निवारण क्या करें? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये आपने सबने देखा है ना कि टंकी पूरी टाइट बंद कर दी, उससे ज़्यादा बंद ही नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा तो बस वो टूटने ही वाला है बस आपका स्पिंडल। लेकिन उसके बाद भी आपकी टंकी के मुंह से पानी टपक टपक गिर रहा है। स्टफिंग बॉक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ड्रिपिंग ऑफ वाटर मतलब बूंद बूंद टपक रहा है, ये मतलब है इसका। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है रिप्लेस द टैप, टंकी को ही बदल दो। अच्छा, इससे अच्छा तो ये ना होता घर को ही बदल दो, हम दूसरे घर में जाके रहेंगे, यहाँ तो टंकी टपक रही है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस वॉशर। यस, आपका वॉशर ख़राब हो गया है। एक रबड़ का वॉशर होता है, वाइट कलर का या पिंक कलर का या ब्लैक कलर का होता है, अलग अलग टंकियों में अलग अलग कलर का होता है। तो वो वॉशर बहुत हार्ड रबड़ का होता है, वो वॉशर कट गया है, क्रोड हो गया है, यानी कि उसमें कुछ घिस गया है या वो ख़राब हो गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, या बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, चिमड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया है, उसमें ऐंठ गया है। तो इस कंडीशन में वो पूरी सीलिंग नहीं कर पाता है और थोड़ा सा पानी तब भी निकलता रहता है, वो बूंद बूंद निकलता रहता है और हमारी टंकी में से गिरता रहता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, रिप्लेस वॉशर। वॉशर को रिप्लेस कर दो, आपकी टंकी चकाचक बढ़िया काम करेगी। तीसरा ऑप्शन है रिन्यू टैप स्पिंडल। वो बेचारे स्पिंडल की तो कोई गलती नहीं है, हम हर जगह स्पिंडल को क्यों बीच में ले आते हैं कि उसका स्पिंडल बदल दो। तो हमारा स्पिंडल निर्दोष है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो ऑप्शन सी गलत है। टाइटन स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स में तो निकल ही नहीं रहा है पानी, ये तो पानी टंकी के मुंह से निकल रहा है, ऊपर जहाँ पर स्पिंडल अंदर जा रहा है वहाँ से नहीं निकल रहा। अगर वहाँ से निकल रहा होता तब हम ये ऑप्शन डी सही मान सकते थे, पर इस केस में जब पानी टपक टपक हमारे टंकी के मुंह से निकल रहा है बंद होने के बाद भी,
उस कंडीशन में हमारा वॉशर ख़राब है, तो ऐसे में हमें वॉशर को रिप्लेस करना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 211, हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड, पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत मतलब उनको कैसे कैटेगरी में रखा जाता है, और ये क्यों रखते हैं कैटेगरी में, इसलिए रखते हैं कि ताकि हम दुकान में जाएं तो कुछ बताना पड़ेगा ना उसको, हमें क्या खरीदना है। हम ये नहीं कह सकते हमें पाइप चाहिए, वो पूछेगा कौन सा पाइप। ये जो कौन सा पाइप, इसका जो जवाब देना होता है वो वर्गीकरण से ही निकल के आता है। इसका पहला ऑप्शन है यूजेस। यस, यूजेस के हिसाब से हम पाइप का वर्गीकरण करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल जो पाइप होते हैं, जो घरों में अंदर नालियाँ जिनके अंदर से तार हम डालते हैं, जो पाइप डालते हैं हम, उनको कंड्यूट पाइप कहते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं वो। और पानी के लिए हम GI पाइप के प्रयोग करते हैं, और बाकी मशीन बनाने के लिए हम लोहे का पाइप प्रयोग करते हैं। जैसे लिक्विड फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं, रबड़ के पाइप होते हैं। वेल्डिंग करते हुए हम हॉस पाइप रबड़ के लगाते हैं। तो यूजेस के अनुसार भी पाइप हो सकते हैं, वर्गीकरण हो सकता है। इसको मना नहीं कर सकते हम इस आंसर को कि ना ये गलत है आंसर। दूसरा है कलर। यस, कलर के हिसाब से होते हैं ना। गैस वेल्डिंग में जो एसिटिलीन के पाइप का कलर है वो रेड मैरून होता है, और ऑक्सीजन के पाइप का कलर जो है वो ब्लू होता है या ब्लैक होता है। तो कलर के हिसाब से भी होते हैं। आप प्लास्टिक का पाइप लेने जाते हो तो उसमें ग्रे कलर के भी मिलते हैं, वाइट कलर के भी मिलते हैं। तो होता है, कलर के हिसाब से भी वर्गीकरण होता है। और कई लोग कहते हैं मुझे तो सफ़ेद वाला पाइप चाहिए, काले वाला नहीं लूँगा, काले वाला शायद सस्ता होता है। ओके, शेप्स, ये भी आंसर सही है। ऊपर के अभी तक कोई ऐसा आंसर मुझे नहीं मिला है जिसमें मैं ये कह सकूँ ये तो आंसर बिल्कुल गलत है। शेप के अनुसार भी पाइपों का वर्गीकरण होता है। गोल पाइप होते हैं, चकोर होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, ट्रायंगुलर भी होते हैं। तो पाइप कई प्रकार की शेप्स में अवेलेबल हैं, तो वर्गीकरण पाइप का शेप्स के अनुसार भी है। मटेरियल के अनुसार तो है ही। आप रबड़ का पाइप चाह रहे, प्लास्टिक का चाह रहे, लोहे का चाह रहे, कॉपर का चाह रहे हैं, एल्युमिनियम का चाह रहे हैं, ब्रास का चाह रहे हैं, जो पाइप आप चाह रहे हैं वो उसके मटेरियल के अनुसार वर्गीकरण होगा। भाई हमें दुकान पे जाके बताना पड़ेगा ना हम कौन से पाइप को चाहिए। तो जितनी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी वो सारे उनके वर्गीकरण होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, राइट। इस क्वेश्चन का चारों आंसर मेरी तरफ से सही है, पर सबसे बेहतर आंसर जो निम्मी के क्वेश्चन बैंक में भी है वो है मटेरियल। इस क्वेश्चन का कोई आंसर गलत नहीं है, लेकिन दिए हुए विकल्पों में फिटर के लिए अगर हम इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं तो फिटर वालों आपको ये पता होना चाहिए कि मटेरियल के अनुसार हमारे पास पाइपों का वर्गीकरण भी होता है। 212, अब ऐसा ही खतरनाक सवाल ये आया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। इस क्वेश्चन पे भी मुझे रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं एल्बो कहूँ। आंसर लगा रखा था उन्होंने 45 डिग्री एल्बो पर। मैं इसको 45 डिग्री एल्बो क्यों कह दूँ और शॉर्ट रेडियस एल्बो क्यों ना कहूँ, और डी आंसर जो लिख रखा है लॉन्ग रेडियस एल्बो क्यों ना कहूँ। तो मुझे ये क्वेश्चन को देख के समझ नहीं आया, तो मुझे रिसर्च करनी पड़ी। रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि जो किताबों में तस्वीर दे रखी है उस तस्वीर को उठा के इन्होंने यहाँ रख दिया, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है। जब वो 45 डिग्री इसको एल्बो समझा रहे थे तो उसमें ये फिगर दे रखी थी, तो क्वेश्चन बनाने वाले ने बेचारे ने वहाँ से ये फ़ोटो यहाँ डाली और क्वेश्चन बना दिया। इसका सही उत्तर उन्होंने दे रखा है 45 डिग्री एल्बो। अब ये वाले जो आपका एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है ये आपस में 45 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए इसको 45 डिग्री एल्बो कह दिया। पर ये आइसोमेट्रिक व्यू में क्यों दिखाना था, इसको ऑर्थोग्राफिक व्यू में दिखाना था। अगर आपने मेरी पिछली उसकी वीडियो देखी हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, तो उसमें मैं यही तो बता रहा था इसमें ट्रू साइज़ और ट्रू शेप कहाँ दिखाई देते हैं आपको 3 डायमेंशनल व्यू में। आपने 3 डायमेंशनल व्यू, मज़े की बात यह है कि बिल्कुल सेम यही फ़ोटो आपको शॉर्ट रेडियस एल्बो में भी मिल जाएगी और लॉन्ग रेडियस एल्बो में मिल जाएगी। अगर इसका ये रेडियस डायमीटर के बराबर है तो उसको शॉर्ट रेडियस कहेंगे, अगर ये रेडियस 1.5 गुना है डायमीटर के तो उसको लॉन्ग रेडियस कहेंगे। अब फ़ोटो देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसका 1.5 गुना है या बराबर है। तो इस तरीके के सवाल नहीं होने चाहिए। ये आंसर 45 डिग्री एल्बो है। आप मान लेना कि इसके केंद्र, ये जो सेंटर एक एक्सिस है ऊपर वाले इस सिरे का, जिस झुकाव पे ये आ रहा है, और उधर से जो एक एक्सिस आ रहा है, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए इसको 45 डिग्री की एल्बो कह रहे हैं। चलिए, टी जॉइंट पाइप ये बिल्कुल नहीं है, ये आंसर तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कोई आपको टी ब्रांच दिखाई नहीं दे रही है। ये सिर्फ एक बैंड या रेडियस इसको कहा जा सकता है। ऑप्शन ए सही मान लीजिए। क्वेश्चन 213, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पाइप फिटिंग। इस क्वेश्चन में हमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये टी जैसी आकृति का जो बीच में एक पाइप फिटिंग लग रही है, पाइप फिटिंग ये लग रही है बीच में, जो तीनों तरफ आपके निकले हुए हैं वो तो पाइप हैं। पाइप तो पाइप होते ही हैं, पाइप को आपस में जोड़ने के लिए हम पाइप फिटिंग्स का प्रयोग करते हैं। तो हमसे पाइप फिटिंग की बात की जा रही है, वो ये वाली चीज़ है।
और ये टी के आकार की लग रही है, जैसे टी जो है शीर शासन कर रहा हो, सिर के बल लेटा हुआ हो, तो पैर ऊपर हो गए, सिर नीचे हो गया टी का, ठीक है, पर है तो टी ना। तो ये एक टी जॉइंट है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टी जॉइंट सही हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हम सही उत्तर तक पहुँचते हैं। टी जॉइंट गलत नहीं है। इसेंट्रिक रिड्यूसर तो ये नहीं है। रिड्यूसर तो सीधी लाइन में जोड़ता है, ये तो ब्रांच में जोड़ रहा है। टी जॉइंट हम तब लगाते हैं जब एक मेन लाइन में से हमें एक ब्रांच निकालनी हो 90 डिग्री पर, मतलब जैसे ऊपर जाके यहाँ पर टंकी लगने वाली हो और ये नीचे वाली पाइपलाइन आगे सप्लाई कर रही हो, तब हम टी जॉइंट का प्रयोग करते हैं। ये हमने घरों में बहुत देखा होगा, आप देखना घरों में आपको बहुत दिखाई देगा ये। अब तो खैर कंसील वो होने लगी हैं पाइपलाइन पानी की, लेकिन जहाँ पर भी ऊपर होंगी पाइपलाइन वहाँ पर आपको देखना, जहाँ पर भी टंकी लगी होती है वहाँ पर नीचे आपको ये टी या एल्बो 90 डिग्री की एल्बो जरूर मिलेगी। चलिए, तो बी ऑप्शन तो इसका गलत है। ये रिड्यूसर तो नहीं है, रिड्यूसर तो एक टी ब्रांच में नहीं देता है सप्लाई। रिड्यूसर टी जॉइंट, यस, ये आंसर सही है। पूछो कैसे? अगर आप गौर से देखें, ये जो सीधी मेन लाइन जा रही है, इसका ये वाला पाइप और ये वाला पाइप, ये दोनों तो बड़े हैं, ये तो एक ही डायमीटर के हैं दोनों, लेकिन जो ऊपर पाइप जा रहा है टंकी का वो 1.25 इंची का है। नीचे हो सकता है 1.5 इंची की पाइपलाइन जा रही हो, 1 इंच की पाइपलाइन जा रही हो, लेकिन ऊपर जो टंकी का पाइप है वो 1.25 इंच का है। तो इसका मतलब जो ब्रांच निकली है उसमें चूड़ियाँ 1.25 इंची के हिसाब से बनी होगी, तो इसको इसके व्यास को छोटा करना पड़ा होगा, इसलिए इसको रिड्यूसर टी जॉइंट कहा। टी जॉइंट इसलिए क्योंकि इसमें टी शेप है और एक ब्रांच 90 डिग्री पे निकल रही है, और रिड्यूसर इसलिए क्योंकि इसकी जो ब्रांच निकल रही है उसमें हमें छोटे व्यास का पाइप फिट करना है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 214, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पाइप फिटिंग? इस पाइप फिटिंग का नाम बताना है। ये है इसेंट्रिक रिड्यूसर। आप देखेंगे इस लाइन पे ये बिल्कुल एक लाइन पे है और दूसरी तरफ सारा का सारा डायमीटर हमने रिड्यूस कर दिया। इधर बड़ा डायमीटर का पाइप फिट करा हुआ है और दूसरे छोर पर छोटे डायमीटर का पाइप फिट करा हुआ है। तो ये रिड्यूसर है, स्ट्रेट लाइन में फ्लो करवा रहा है पानी को और व्यास को छोटा कर रहा है, इसलिए इसको रिड्यूसर कहेंगे। और क्योंकि दोनों सिरों का जो मध्य है वो एक लाइन में नहीं आ रहा, इसलिए इसको इसेंट्रिक रिड्यूसर कहेंगे। ऑप्शन सी सही है। अगर ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर होता तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती। 215, विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू क्लोज अ पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड? अच्छा, एक ऐसी पाइपलाइन है जिसको हमें बंद करना है। एक सिरे पे जाके वो पाइपलाइन बंद हो गई, और बंद इसलिए हो गई कि कभी भविष्य में आगे ले जानी हो तो इसको आगे बढ़ा देंगे, दूसरा पाइप जोड़ देंगे, या यहाँ टंकी लगानी हो तो बाद में टंकी लगा देंगे। तो हमें किसी पाइप के सिरे को मान लीजिए फ़िलहाल के तौर पे बंद करना है, और उस पाइप में इंटरनल चूड़ियाँ कटी हुई हैं, यानी कि जो भी हमारी पाइप फिटिंग आने वाली है उसके बाहर बाहर चूड़ियाँ कटी होंगी, तभी तो वो उस पाइप के अंदर घुस के फिट करेगा ना, उसको बंद करेगा। और उसमें भी हमें पैकिंग लगानी पड़ेगी, वरना लीकेज होती रहेगी, धागा वागा लगा के। ये आपने बहुत देखा होगा, आप घरों में देखना, कहीं जहाँ पर पाइप आपका जाके ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हम एक प्लग लगाते हैं, उसके ऊपर एक चकोर एक वो बना होता है ऊंचा सा, जिसमें हम स्पैनर लगा के उसको खोलते या बंद करते हैं, या रेंच से खोलते बंद करते हैं, तो उसका नाम होता है प्लग। ये पाइप को, जहाँ पर पाइप आपको बंद करना है, मतलब उसके आगे हमें ना पाइपलाइन ले जाना, ना कुछ हमें टंकी वंकी लगानी, बस पाइप को बंद करना है, तो हमें प्लग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कैप। कैप का भी यही काम है कि पाइप के सिरे को बंद कर दो, छोर को बंद कर दो। पर कैप और प्लग में क्या फ़र्क है? प्लग पाइप के अंदर घुस के उसको प्लग करता है, बंद करता है, और कैप ऊपर चढ़कर उसको बंद करती है, यानी कि कैप के अंदर इंटरनल चूड़ियाँ होंगी और पाइप के ऊपर हमें चूड़ियाँ काटनी पड़ेंगी। अगर पाइप के ऊपर चूड़ी कटी हुई है तो आपको कैप लगानी पड़ेगी, और पाइप के अंदर अगर चूड़ियाँ कटी हैं तो आपको प्लग लगाना पड़ेगा, राइट, उसे बंद करने के लिए। रिड्यूसर वो नहीं होता, रिड्यूसर पानी की सप्लाई को रोकता नहीं है। हमसे सवाल में पूछा गया है क्लोज अ पाइप, उसे पाइप को क्लोज करना है। रिड्यूसर क्लोज नहीं करता, वो सिर्फ बड़े व्यास को छोटे व्यास वाले पाइप से जोड़ देता है। कपलिंग भी क्लोज नहीं करती, वो दो एक समान वाले व्यास वाले पाइपों को जोड़कर लंबाई बढ़ा देती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 216, विच टाइप ऑफ रेंच इज यूज फॉर मोर देन 50 mm डायमीटर पाइप टू टाइट विद हैवी ग्रिपिंग? अगर 50 mm डाय का पाइप है और उसको आपको घुमाना है, मतलब उसके ऊपर कोई रिड्यूसर या कपलिंग की थ्रेड को चढ़ाना है, तो हम किस रेंच को प्रयोग करेंगे? डायमीटर ऑफ पाइप हमारा दे रखा है 50 mm से ज़्यादा, क्वेश्चन में मोर देन 50 mm लिखा हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है कौन से रेंच का प्रयोग करेंगे। स्ट्रैप रेंच। स्ट्रैप रेंच में ग्रिपिंग ज़्यादा नहीं आती है, स्ट्रैप होता है पट्टा। हमने एक पट्टे का प्रयोग करके पट्टे को पाइप में अच्छी तरह टाइट करके और फिर हम उस रेंच से पाइप को घुमाना चाह रहे हैं या उसे घूमने से रोकना चाह रहे हैं।
हम ग्रिप करना चाह रहे हैं पाइप को, तो स्ट्रैप रेंच वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ग्रिपिंग ज़्यादा नहीं मिलती। बड़े डायमीटर के पाइप को पकड़ तो लेता है लेकिन ग्रिपिंग ज़्यादा नहीं होती। स्ट्रैप रेंच का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब हमें सतह बिल्कुल मशीन करी हुई है और हमें सतह पे कोई निशान नहीं चाहिए। सो स्ट्रैप रेंच तो इसका आंसर नहीं है। फुटप्रिंट रेंच ऐसा दिखता है। फुटप्रिंट रेंच को प्रयोग इसलिए नहीं कर पाते 50 mm से ज़्यादा बड़े डाय के, क्योंकि इसका जो जॉ है ये खुल तो जाता है 50 mm से ज़्यादा, लेकिन ये जो जॉ की लंबाई है ये 2 इंच से ज़्यादा नहीं होती। और आप इस बात को समझ जाएंगे कि जब तक ये डायमीटर पे जाके उसको नहीं पकड़ेगा, जकड़ेगा पाइप को, उससे कम पे पकड़ेगा तो पाइप फिसल जाएगा ना, निकल जाएगा, वो पाइप को ग्रिप ही नहीं कर पाएगा। जब तक पाइप इसके मुंह के अंदर आधा ना आ जाए तब तक हमारा रेंच काम नहीं करेगा। तो फुटप्रिंट रेंच इसका आंसर नहीं हो सकता। चैन पाइप रेंच ये वो आंसर है। चैन पाइप रेंच को 50 mm डाय से ऊपर के पाइपों को जकड़ने के लिए, पकड़ के घुमाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसमें एक चैन लगी रहती है, आमतौर पर प्लम्बरों के पास आपने ये देखा होगा, और इस चैन से ग्रिपिंग बहुत अच्छी मिलती है और हमारा पाइप घूमता नहीं है। जो बोरवेल करते हैं ना, जैसे जो ट्यूबवेल की बोरिंग वगैरह करते हैं, उनके पास आपको ये पाइप रेंच, चैन पाइप रेंच आपको ज़रूर दिखाई दिया होगा। स्टिल्सन पाइप रेंच भी आपने देखा होगा, प्लम्बर के पास होता है, टंकियाँ वंकियाँ खोलने के काम आता है। इसका भी वही हाल है जो फुटप्रिंट रेंच का है, मतलब कम से कम आधे पे जाके तो उसको पकड़े ना। अब आधे पे जाके उसको पकड़ने का मतलब ये है कि पाइप इसके अंदर पूरा आने के बाद ये वाले जो जॉ हैं ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसके मध्य तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए वो फिसल जाता है। तो स्टिल्सन पाइप रेंच भी हम प्रयोग नहीं करते हैं 50 mm डाय से ऊपर पाइप के लिए। सही आंसर चैन पाइप रेंच है, जो 12 की बोरिंग करते हुए दोनों पाइपों की चूड़ियों को आपस में बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 217, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द पाइप जॉइंट। इस पाइप जॉइंट में एक ऊपर पाइप है जिसमें इंटरनल चूड़ियाँ कटी हुई हैं, एक नीचे वाला पाइप है जिसमें एक्सटर्नल चूड़ियाँ कटी हुई हैं, और इन दोनों पाइपों को एक दूसरे के अंदर हमने चूड़ियों से ज्वाइन किया हुआ है। इनके बीच में एक्स एक नाम की चीज़ फंसी हुई है, उसका नाम बताना है। ये वो धागा ही है, वो टेप है, वो डोरी है जो हमने लीकेज को रोकने के लिए लगा रखा है। इसको हम कहते हैं हेम्प पैकिंग। तो इसका सही आंसर है हेम्प पैकिंग। आउटर पाइप तो ये है। हेम्प पैकिंग सही आंसर है। टेपर्ड मेल थ्रेड, ये जो अंदर घुस रहा है पाइप, इसको हम मेल एंड कहेंगे, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो चूड़ियाँ हैं ये आगे आते हुए नीचे की तरफ झुक रही हैं, यानी कि टेपर हैं। ये एक ही साइड का दिखा रखा है, सेंटर लाइन से आपको सिर्फ एक साइड का दिखा रहा है, दूसरी साइड में भी ये ऐसे घूम के आ रहा होगा ये पाइप, तो आपको सिर्फ एक ऊपर का हिस्सा दिखा रखा है इस व्यू में। तो इसको कहेंगे, जो टेपर्ड मेल थ्रेड है वो ये वाली चीज़ें हैं जो नीचे की तरफ है। और पैरेलल फीमेल थ्रेड, ये ऊपर वाली थ्रेड जो है वो एक सीधी रेखा में कटी हुई है, ये पैरेलल थ्रेड है। और ये टेपर इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो और अच्छी तरह कस जाए, मतलब जैसे जैसे ये पाइप अंदर जाएगा तो इसका व्यास बड़ा होता जा रहा है, तो वो मतलब और ज़्यादा टाइट उसको सील कर देगा। और बीच में यहाँ पर हम लगाते हैं हेम्प पैकिंग। इस हेम्प पैकिंग को लगाने के लिए ही हम इसको टेपर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है, जो एक्स से चिन्हित पार्ट है वहाँ पर पैकिंग लगी हुई है, हेम्प पैकिंग, ताकि इस सीलिंग को रोक सके। और इसीलिए मेल पाइप में हम टेपर थ्रेड का प्रयोग करते हैं, ताकि आगे जाके यहाँ पर इतनी जगह आपको मिल जाए कि वहाँ पर वो सीलिंग ख़राब ना हो जाए, कट ना जाए। 218, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अच्छा, ये आपने टंकियों की वाल देखी है, आजकल ये वाल थोड़ी अलग डिज़ाइन की आने लगी। वॉश बेसिन के नीचे आपने देखी होंगी लगी हुई ये वाल। तो ये वाल्व होती है जब हमें पानी की सप्लाई आगे रोकनी होती है, चलानी होती है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इस वाल्व को। इस वाल्व में ये पूछा जा रहा है, ये जो एक्स नाम का चिन्ह है ये क्या है। ये स्पिंडल है, ये है शाफ्ट और स्पिंडल। ऑप्शन डी सही है। 219, व्हाट इज़ द रेमेडी इफ़ द स्पिंडल रोटेट्स कंटिन्यूसली सो दैट द गेट वाल्व इज़ नॉट क्लोज। हमारा स्पिंडल जो है वो तो घूमता जा रहा है, हम उसको बंद करना चाह रहे हैं, और वो बंद होने के बाद फिर हल्का सा घुमाने पे फिर खुल जाता है, फ्री हो गया, जिसको हम कहते हैं चूड़ी फ्री हो गई। तो उस समस्या का क्या निवारण है। अरे भाई, जो चूड़ियाँ ख़राब हो गई हैं उस पार्ट को बदल दो, या तो नट की चूड़ी ख़राब हो गई होगी या आपके स्पिंडल की चूड़ी ख़राब हो गई होगी, दोनों में से जिसकी चूड़ी ख़राब हो गई है उसे बदल दो, सिंपल। तो पहला ऑप्शन है रिप्लेस द वाल्व, पूरी वाल्व को ही रिप्लेस कर दो, ये तो नहीं हो सकता। टाइटन द ग्लैंड नट, ग्लैंड नट की तो कोई गलती नहीं है, इसमें तो स्पिंडल घूम रहा है और वाल्व बार बार खुल रही है आपकी, वो फिर खुल जाती है उसी तरफ घुमाने पे।
तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ग्लैंड नट का इससे कोई मतलब नहीं है। रिप्लेस द वॉर्न आउट पार्ट, जो पार्ट घिस गया है, घिस नहीं गया है, उसकी चूड़ियाँ ख़राब हो गई, चूड़ियाँ घिस गई है, तो उसको बदल दो, चाहे वो नट है या वो स्पिंडल है तो उसको बदल दो। तो ऑप्शन सी सही है। रिन्यू द ग्लैंड पैकिंग, ग्लैंड पैकिंग कहाँ ख़राब हुई है, स्टफिंग बॉक्स में से थोड़ा ही पानी निकल रहा है, आपकी टंकी बंद नहीं हो पा रही है, बार बार बंद करते हैं वो फिर खुल जाती है, तो हमारा नट ख़राब हो गया है, उसकी चूड़ियाँ घिस गई हैं। ऑप्शन सी सही है इसका। 220 विच टाइप ऑफ पाइप जॉइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री, कौन सा पाइप फिटिंग ऐसी है जो 90 डिग्री पे एक ब्रांच को खड़ा कर देती है, उसको टी जॉइंट कहते हैं। एल्बो नहीं कहेंगे उसको, एल्बो भी 90 डिग्री पे आपके पाइपलाइन को मोड़ देती है, पर एल्बो को ब्रांच नहीं कहते, हम एल्बो के दोनों सिरों को एंड कहते हैं, एल्बो के एंड। ब्रांच मतलब मेन पाइपलाइन में से एक आपने टहनी निकाली है, ब्रांच निकाली है, तब हम उसको टी जॉइंट कहते हैं। ठीक है, कपलिंग ये आंसर नहीं है, टी ब्रांच सही है। इसेंट्रिक रिड्यूसर और कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर में कोई ब्रांच नहीं निकलती हैं, बाकी तीनों ऑप्शन एक ही डायरेक्शन में आपके लिक्विड को फ्लो करवाएंगे। अगर आपको 90 डिग्री पे कोई ब्रांच चाहिए तो आपको टी ब्रांच यानी कि टी पाइप फिटिंग, टी जॉइंट आपको लगाना पड़ेगा। 221 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिस्मेंटल पाइप्स ऑफ 50 mm टू 150 mm डायमीटर, 50 mm से ज़्यादा और 150 mm से कम के पाइप की फिटिंग करने के लिए आपको निम्न में से कौन से टूल का प्रयोग करना पड़ेगा। स्ट्रैप रेंच, जैसा मैंने आपको बताया, नहीं होता है स्ट्रैप रेंच, जिसकी जब सतह हमने मशीन करके और बहुत स्मूथ बना रखी है पाइप को कभी कभी हमें शाफ्ट के तौर पे प्रयोग करना पड़ता है। शाफ्ट के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं तो उसके ऊपर बेरिंग भी आएगा, बुश भी आएगा, तब हम उसको चैन पाइप रेंच और स्लाई रेंच से और स्टीलसन रेंच से प्रयोग नहीं करेंगे, उस पर धातु नहीं लगाएंगे, उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे भाई, उस पर निशान आ जाएंगे, तब हम स्ट्रैप रेंच का प्रयोग करते हैं क्योंकि उस पर मशीन हो चुका है सरफेस। तो ये आंसर तो सही नहीं है। चैन पाइप रेंच ये आंसर सही है। हमने 4 इंची का बोर करते हुए आपने देखा होगा ना 12 का, तो 4 इंची यानी कि 100 mm 50 mm 150 mm के बीच का ही है ना, इसी रेंज में तो आ रहा है। तो हमने क्या प्रयोग होते हुए देखा है, प्लम्बर क्या, मिस्त्री क्या यूज़ करता है, चैन रेंच करता है, चैन पाइप रेंच। स्टीलसन पाइप रेंच की तो कैपेसिटी से ही बाहर हो जाता है 50 mm से ऊपर, और फुट प्रिंट है, ये फुट पॉइंट नहीं है, फुट प्रिंट पाइप रेंच का भी आंसर इसका नहीं है क्योंकि उसकी भी औकात से बाहर है। अगर आपका पाइप 50 mm से बड़ा है तो फुट प्रिंट पाइप रेंच हो या स्टीलसन पाइप रेंच हो, ये नहीं कर पाते। ऊपर के दोनों ऑप्शन कर पाएंगे पर स्ट्रैप रेंच में इतनी ग्रिपिंग नहीं आती, और स्ट्रैप रेंच को हम तब प्रयोग करते हैं जब शाफ्ट के ऊपर शाफ्ट को पकड़ना हो लेकिन शाफ्ट मशीन्ड हो, मतलब हम उसकी सतह को ख़राब ना करना चाह रहे हो। बाकी लोहे के पाइप, इसमें अगर थोड़ा बहुत निशान पड़ भी गया चैन का तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कोई पड़ता है क्या? ग्रिपिंग अच्छी मिलती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 222 व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पाइप सिंबल, ये पाइप सिंबल है, ये सिंबल के तौर पे दर्शाया गया है कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर को। इधर से पाइप डायमीटर बड़ा है और आगे जाते हुए वो छोटा होता जा रहा है, और दोनों का एक्सिस यानी कि दोनों का मध्य बिंदु, दोनों सिरों का मध्य बिंदु एक ही एक्सिस पे फॉल कर रहा है, इसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। ये सॉकेट नहीं है, प्लग और कैप नहीं है, यूनियन स्क्रूड नहीं है, ये है रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 223 What is the type of visual inspection at 30 degree angle between plane of vision and surface? अगर कोई सरफेस है जिसका आपको विजुअल इंस्पेक्शन मतलब आंखों से देखकर निरीक्षण करना है, और जो आपको आंखों के देखने की जो डायरेक्शन है वो सरफेस से 30 डिग्री झुकी हुई है, ये बताया हुआ है क्वेश्चन में, तो निम्न में से कौन से विजुअल इंस्पेक्शन का तरीका आप अपनाएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए ये आपकी सरफेस है और ये आपकी आँख है और यहाँ से आप इस पूरे सरफेस का निरीक्षण कर रहे हैं। अगर ये 30 डिग्री से कम झुका हुआ होगा कोण, तो आप आंखों से देख के करेंगे तो त्रुटियां रह सकती हैं, क्योंकि वो सारे डिफेक्ट्स आपको, वैसे तो परपेंडिकुलर आप अगर देखोगे हर चीज़ को तब आपको सारे डिफेक्ट्स दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप किसी कोण से देख रहे हैं तो 30 डिग्री तक तो आप देख पाएंगे, उसके बाद संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आपकी नज़रों से वो सारे डिफेक्ट्स ना दिखें। तो इस लाइट में हम इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग। यस, ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोण 30 डिग्री बना हुआ है, 30 डिग्री या उससे ज़्यादा के कोण पर आप डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन यानी कि आंखों से देख के निरीक्षण कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। रिमोट विजुअल टेस्टिंग, रिमोट मतलब आप कहीं और बैठे हैं और कैमरे से आप देख रहे हैं, कैमरा अंदर जाके देख रहा है। ये तब होता है जब हम 30 डिग्री से कम हमें कोण मिल रहा हो, तब हमें कैमरा अंदर डाल के और फिर निरीक्षण करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं रिमोट विजुअल टेस्टिंग। अगला ऑप्शन है ट्रांसलूसेंट
विजुअल इंस्पेक्शन। अगला ऑप्शन है ट्रांसलूसेंट विजुअल इंस्पेक्शन। इसमें हम किसी लाइट को, एक इंफ्रारेड लाइट को डालकर, अगर अंधेरा ज़्यादा है और हम आँखों से देख नहीं पा रहे हैं, ये तब की बात होती है जब हमें उसको सरफेस पे कोई रोशनी डाल के और तब हम उसको इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट रेज, इस तरह की किरणों का हम प्रयोग करते हैं इसमें। आखिरी ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट विजुअल इंस्पेक्शन। ट्रांसपेरेंट विजुअल इंस्पेक्शन पता नहीं क्या होता होगा, पारदर्शी विजुअल इंस्पेक्शन। तो हर सरफेस पारदर्शी नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी गलत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर 30 डिग्री या उससे ज़्यादा का आपको कोण मिल रहा है तो आप डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। 224 वेयर कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर इज़ यूज्ड इन पाइपलाइन। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर जिसके दोनों सिरों के जो मध्य बिंदु हैं वो एक ही एक्सिस पे फॉल करते हैं, और हमने एक तरफ बड़ा व्यास का पाइप लगाया हुआ, फिट किया हुआ है, और दूसरी तरफ छोटे व्यास का फिट किया हुआ है, तो हमने उसको कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर से जोड़ा हुआ है। तो उसमें वो कहाँ यूज़ करते हैं भाई? हॉरिजॉन्टल में यूज़ नहीं कर सकते इसको, बाकी आप कहीं भी यूज़ कर लो। पहला ऑप्शन है वर्टिकल, यस वर्टिकल पे रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये पाइप हवा में उड़ जाएगा और सारा वजन हवा में लटक जाएगा, तो इस पर लोड आ जाएगा पाइप पे आपके। तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस द प्रेशर। प्रेशर को रिड्यूस कर दो प्रेशर को रिड्यूस करना ना करना वो कोई और वजह होती है। हमने कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर लगाया है इसलिए अब थोड़ा प्रेशर रिड्यूस कर दो, ये कोई उत्तर नहीं हुआ। ड्राइव द फ्लो डायरेक्शन, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा सही ऑप्शन है वर्टिकल डायरेक्शन। इन चारों विकल्प में वर्टिकल डायरेक्शन सही विकल्प है। वैसे आप इंक्लाइंड डायरेक्शन में भी अगर ज़रूरत है ऐसी तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, बस हॉरिजॉन्टल में नहीं कर सकते। ऑप्शन ये सही है। 225 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वाटर टैप। ये आपके घर की टंकी है और इसमें ये एक्स जो चिन्हित किया गया है पार्ट, इसका नाम बताना है। ये वाल्व है, इस तरफ से पानी आ रहा होगा, ये वाल्व इस समय बंद है तो पानी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा और हमारे टंकी के मुंह से पानी नहीं निकलेगा। जब हम इस वाल्व को खोल देंगे घुमा के, तब ये वाल्व ऊपर उठ जाएगी और पानी यहाँ से होकर आपके टैप में चला जाएगा, तो बाहर निकलने लगेगा मतलब। तो ये हैंडल तो नहीं हो सकता, हैंडल तो आपका ये है। अगला ऑप्शन देखते हैं बोनट। बोनट आपके इस हिस्से को बोनट कहा जाता है। ग्लैंड नट, ये है आपका ग्लैंड नट, जिसको ग्लैंड पुशर भी कहते हैं। और वाल्व सीट, ऑप्शन डी सही है। ये जो चित्र में आपको दिखाया गया है ये वाल्व सीट है। वाल्व सीट मतलब वाल्व जिसके ऊपर आके बैठेगी और पानी की सप्लाई को रोक देगी, लीकेज नहीं होने देगी, उसको हम वाल्व सीट कहते हैं। इसका आंसर वाल्व सीट है, ऑप्शन डी सही है। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पर परीक्षाओं की तैयारी करते रहो। 1 महीना रह गया है। गुड बाय।